वेलकम टू दिव्या क्लासेस। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे बच्चों अपना 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, बाकी का चैप्टर हम पहले क्लास में कर चुके थे। आज बचा हुआ चैप्टर हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये टॉपिक है हमारा जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है बच्चों। या तो जर्मनी का एकीकरण आपको देंगे या इटली का एकीकरण देंगे, इनमें से एक देश का एकीकरण हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या कोई सेना किसी राष्ट्र को बना सकती है? 1848 के बाद बच्चों यूरोप में क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो गया था। यानी कि जो जनता चाहती थी कि हमारा देश एक हो और सभी को सभी अधिकार मिले, तो अब इसके जो विचार है थोड़े बदल गए थे। अब राष्ट्रवाद का जो विचार है वो वहाँ के रूढ़िवादी राजाओं ने अपना लिया था और रूढ़िवादियों ने राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। 1848 में जब फ्रैंकफर्ट संसद बनाई गई थी जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, तो वहाँ पे उस योजना को फेल कर दिया था। जो फौज थी और जो वहाँ के अमीर लोग थे, वहाँ के भूस्वामी थे, इन सब ने उस उदारवादी राष्ट्रवाद का जो आंदोलन था उसको दबा दिया था। लेकिन अब प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यानी कि प्रसा अब खुद चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, और इसलिए जर्मनी के राजा ने अपने एक मंत्री जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, इसको जर्मनी के एकीकरण की जो नीति थी उसको लीड करने के लिए बोला, उस आंदोलन को लीड करने के लिए बोला। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है, तो उसका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क बच्चों एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिज्ञ था, जिसने जर्मनी के अंदर एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है लौह और रक्त की नीति। ठीक है, लौह और रक्त की नीति इसको कहा जाता है बच्चों। ये ओटो वॉन बिस्मार्क ने नियम दिया था। ओटो वॉन बिस्मार्क का मानना था कि जब तक सेना युद्ध नहीं लड़ेगी, खून नहीं बहाया जाएगा, तब तक किसी देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसने ये कठोर सिद्धांत दिया था लौह और रक्त की नीति का। इसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली बच्चों जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। वहाँ की जो सेना थी उसने इसका पूरा योगदान दिया। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, नौकरशाही थी, उसने भी पूरी मदद की। कुल 7 साल ये युद्ध चले। पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा जर्मनी ने, यानी कि प्रसा ने, दूसरा डेनमार्क के साथ, और तीसरा फ्रांस के साथ। 7 साल तक ये 3 देशों से युद्ध हुआ जिसने जर्मनी के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। और इन तीनों युद्धों में प्रसा को जीत मिली और अंततः जर्मनी जो है वो एक राष्ट्र के रूप में गठित हो जाता है, एक राष्ट्र बन जाता है। 18 जनवरी 1871 को वर्साया के एक शीश महल में जर्मनी के सभी राजकुमार इकट्ठा होते हैं। वहाँ सेना के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं और बिस्मार्क सहित प्रसा के जितने भी मंत्री थे, जितनी भी सभा थी, वो वहाँ पे इकट्ठा होती है। और प्रसा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का नया सम्राट बनाया जाता है और जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जाती है। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रसा ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए प्रसा का जो प्रभुत्व था वो पूरे जर्मनी पर छा जाता है। अब प्रसा नए राज्य में नई मुद्रा लागू करता है, बैंकिंग में सुधार करता है, कुछ कानून भी नए बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर अब जर्मनी को आधुनिकरण की ओर ले जाया जाता है, यानी कि जर्मनी का आधुनिकरण किया जाता है। नए नए कानून बनाए जाते हैं, नए नए नियम बनाए जाते हैं। और जो कदम प्रसा ने उठाए थे जर्मनी के लिए, उन सभी कानूनों का जो जर्मनी के बाकी राज्य हैं वो उसको रोल मॉडल मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा इटली का एकीकरण। जर्मनी की तरह इटली भी बच्चों राजनीतिक विखंडन इसमें बहुत लंबे समय से चला था, यानी कि यहाँ पर भी अलग अलग देशों के लोगों ने, राजाओं ने कब्जा कर रखा था और इटली कुल 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल एक राज्य था इटली का जहाँ पर सार्डिनिया पिटमांड उस क्षेत्र का नाम है, जहाँ पर इटली के राजघराने का शासन था। बाकी पूरी इटली पर दूसरे देशों का कब्जा था। जैसे उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग ने कब्जा कर रखा था, मध्य इलाके पर पोप का कब्जा था, दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजाओं का कब्जा था। तो इस तरह से कुल
इटली पर दूसरे देशों का कब्जा था। पोप होता है बच्चों ईसाई धर्म का धर्मगुरु। लेकिन उस समय पे क्या होता था, पोप भी एक राजा की तरह से जीवन जीता था, वो भी बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था और अपने कानून चलाता था, कर वसूलता था, बिल्कुल राजा की तरह से ये जीता था। ठीक है। 1830 के दशक में जैसुपे मैज़ीनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन उनके जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाते हैं। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 संगठन भी बनाए थे जो गुप्त रूप से काम करते थे, परंतु 1831 और 1848 की क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे क्योंकि वहाँ के रूढ़िवादी राजाओं ने इनको कुचल दिया था। इसके बाद ये जो जिम्मेदारी है ये साटिया पिटमांड के राजा लेते हैं जिनका नाम था शासक विक्टर इमैनुएल। इन्होंने अब इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी ली और इन्होंने भी अपने एक मंत्री जिसका नाम था काउंट द कावूर, इसको चुना कि ये इटली का एकीकरण करवाएं। अब ये जो काउंट द कावूर था ये एक राजनीतिज्ञ था, न तो ये कोई क्रांतिकारी था और न ही जनता के जनतंत्र में ये विश्वास रखता था, जनता के शासन में विश्वास रखता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी ये कोशिश करता है और इटली को एकीकृत करता है। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन को ये लीड करता है, इसका नेतृत्व करता है काउंट द कावूर। फ्रांस के साथ ये एक चतुराई से कूटनीति संधि करता है जिसके साथ ये ऑस्ट्रिया जो कब्जा कर रखा था इटली के क्षेत्रों पर उसको हरा देता है। जैसुपे गैरिबोल्डी ने एक यहाँ पर सशस्त्र स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई थी जिसको रेड शर्ट कहा जाता है। इसने भी खूब मेहनत की और योगदान दिया इटली के एकीकरण में। 1860 के दशक में इटली, दक्षिण इटली और दोनों सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर इसने भी स्पेनिश शासकों को वहाँ से हटा दिया। जैसुपे गैरिबोल्डी आपसे कई बार पूछा जाता है बच्चों, ये एक किसान परिवार से आते हैं और इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है, सबसे ज़्यादा इनको जाना जाता है। इन्होंने 1833 में जैसुपे मैज़ीनी से मुलाकात की थी और ये यंग इटली से जुड़ गए थे। उसके बाद से ये इटली को एक करने के लिए काम कर रहे थे। 1867 में गैरिबोल्डी की सेना ने पोप राज्यों से लड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने दक्षिण के इटली भाग को जीत लिया था और वहाँ पे जो स्पेनिश शासक थे उनको हटा दिया था। 1870 में प्रसा फ्रांस के युद्ध के दौरान, अब प्रसा और फ्रांस का युद्ध होता है, जब फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटाए तब पोप राज्य ने भी इटली में शामिल हो गया, इटली में उसने अपने राज्य को शामिल कर दिया। तो ये थे जैसुपे गैरिबोल्डी। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, परंतु इटली के अधिकांश जो निवासी थे बच्चों वो अभी भी नहीं जानते थे कि उदारवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के क्या विचार होते हैं, तो अभी भी ये लोग अनजान थे। तो इस तरह से काउंट द कावूर इटली का एकीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं और 7 राज्यों को मिलाकर अब इटली एक हो जाता है। तो इस तरह से होता है इटली का एकीकरण बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों ब्रिटेन की अजीब दास्तां। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है ब्रिटेन की अजीब दास्तां? इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि ब्रिटेन भी पहले, जैसे आज आप नक्शे में देखते हैं, वर्ल्ड मैप में देखते हैं ब्रिटेन को, ये 17वीं और 16वीं शताब्दी तक ऐसे देश नहीं थे, सभी टुकड़ों में टूटे हुए थे बच्चों। तो ब्रिटेन भी एक पूरा राष्ट्र नहीं था बच्चों। कुछ विद्वानों का तर्क है कि राष्ट्र राज्य का आदर्श मॉडल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, क्योंकि जब ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है तो ना तो क्रांतियाँ होती हैं, ना सेना युद्ध लड़ती है, ना खून बहाया जाता है, क्योंकि वहाँ राष्ट्र निर्माण अचानक नहीं हुआ बल्कि ये बहुत समय की जो उथल पुथल थी उसके कारण ये होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं होता, क्रांतियाँ नहीं होती, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था ग्रेट ब्रिटेन। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र नहीं था, ये ब्रितानी द्वीप समूहों में रहने वाले लोगों का छोटे छोटे समूह थे वहाँ पर ब्रितानी, जहाँ पर उनका ये एक समूह था और जहाँ पर रहते थे बच्चों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इस तरह के कुछ अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। लेकिन इनकी एक मुख्य पहचान थी कि ये एक ही नस्ल के हैं जिसको निर्जातीय कहा जाता है। निर्जातीय शब्द का अर्थ है एक साझा नस्ल या जनजाति या इनका कल्चर जो है वो एक ही जगह से जन्मा हुआ है, इसीलिए अपने आप को निर्जातीय मानते थे। अब यहाँ पर एक द्वीप था बच्चों
जिसको इंग्लैंड कहते थे, जिसको आंगल आप कह सकते हैं, इंग्लैंड कह सकते हैं, ये जो इंग्लैंड था इसके पास काफ़ी धन संपत्ति था, यहाँ पर राजा राज करते थे। तो जैसे जैसे इंग्लैंड की धन दौलत बढ़ती है, सत्ता बढ़ती है, ये जितने भी द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र थे छोटे छोटे, उन पर अपना कब्जा करना शुरू कर देता है, उन पर अपना प्रभाव दिखाता है। 1688 में आंगल जो संसद थी, इंग्लैंड की जो संसद थी, उसने राजा से सारी शक्तियां छीन ली थी। संसद ने, वहाँ के राजा को इसने कमज़ोर कर दिया, सारी शक्तियां संसद ने छीन ली थी और एक एक्ट पास किया गया था जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इंग्लैंड ने अपने पावर के दम पर, पैसे के दम पर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के अंदर मिला लिया था और उसको नाम दिया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये 1707 में ये घटना हुई थी बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। इससे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाया, अपनी शक्ति दिखाई और स्कॉटलैंड की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं थी, उन सब को इंग्लैंड ने बदल दिया, उन पर कब्जा कर लिया, रोक लगा दी। और स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिश भाषा बोलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। स्कॉटलैंड के लोगों को वहाँ की जो राष्ट्रीय पोशाक थी उसको भी पहनने नहीं दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर इंग्लैंड ने इस पर अपना पूरा दबदबा दिखाया, अपनी पावर दिखाई और स्कॉटलैंड को पावर के दम पर दबा दिया बिना किसी युद्ध के। अब आता है बच्चों आयरलैंड। आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये ईसाई धर्म की दो शाखाएं होती है बच्चों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो धर्म होते हैं, लेकिन ये ईसाई धर्म की ही दो शाखाएं होती हैं। तो आयरलैंड के अंदर कैथोलिक लोग ज़्यादा थे, इस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा थे, ये दो गुटों में बटा हुआ था। कैथोलिकों ने जो विद्रोह किया उनको कुचल दिया इंग्लैंड के लोगों ने और वोल्फ टाउन के नेतृत्व में ये असफल विद्रोह हुआ। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और ब्रिटानी राष्ट्र का एक हिस्सा इसको बना दिया गया। अब ये जो स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, इन सभी देशों पर इंग्लैंड ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृति को ही हावी किया। इनको मजबूर किया कि वो अंग्रेजी ही बोले, अंग्रेजी जो कल्चर है उसको ही माने। और नए जो ब्रिटेन के प्रतीक थे, जैसे उनका झंडा था जिसको वो यूनियन जैक कहते हैं, राष्ट्रगान था गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको वहाँ पे बढ़ावा दिया गया और बलपूर्वक आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बना दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में बस एक सहयोगी बनकर रह गए। उनका अपना कोई विद्रोह नहीं हुआ और जो विद्रोह थोड़े बहुत उन्होंने किए तो उनको कुचल दिया गया, दबा दिया गया। तो इस तरह निर्माण होता है ग्रेट ब्रिटेन का, बिना क्रांति के, बिना खून खराबे के। अब है बच्चों राष्ट्र की दृश्य कल्पना। एक राष्ट्र को किस तरह से दर्शाया जाए, क्या कल्पना हो, किस तरह से एक राष्ट्र होना चाहिए। एक शासक को चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना बहुत आसान है, दिखाना बहुत आसान है बच्चों, किंतु पूरे के पूरे राष्ट्र को एक चेहरा देना ये मुश्किल है। ये कैसे किया जाए? तो 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया, यानी राष्ट्र को एक मानव का चेहरा दिया गया। उन्होंने देश को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया और आमतौर पर जब देश को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया जाता है बच्चों, एक व्यक्ति का चेहरा दिया जाता है, तो आमतौर पर वो नारी का ही रूप होता है। जैसा कि हम अपने भारत में भी देख सकते हैं कि जब इंग्लैंड का शासन था भारत पर, तो हमने भी अपने देश का एक चेहरा दिया जिसको हम भारत माता कहते हैं। तो इस तरह से यूरोप के अंदर भी हुआ, देशों को नारी का रूप दिया गया। ये असल कोई महिला नहीं थी बच्चों, बल्कि ये एक अमूर्त, मतलब इसका कोई फेस नहीं था, बस इसको गढ़ा गया था देश का चेहरा बनाने के लिए। इसमें एक शब्द है बच्चों रूपक। रूपक का अर्थ होता है जब किसी अमूर्त विचार को, यानी कोई ऐसा विचार जिसकी कोई सूरत ना हो, जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, किसी व्यक्ति या चीज से उसको दर्शाया जाए, प्रतीक के रूप में उसको दिखाया जाए, तो उसको कहा जाता है रूपक। फ्रांस में जैसे मारियान और जर्मनी में जर्मनिया। आप देख सकते हैं ये जर्मनिया है। चित्र बेस क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बच्चों आते हैं। जैसे जर्मनिया है, जर्मनी की ये स्वतंत्रता की देवी है, वैसे ही मार्निया है, वो फ्रांस की स्वतंत्रता की देवी है। मार्निया फ्रांस में इस नारी रूप को लोकप्रिय ईसाई नाम मार्निया दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को आगे बढ़ाया। और इसके जो चिन्ह थे वो थे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक माना जाता है। मार्निया की जो प्रतिमाएं हैं
वो फ्रांस के अंदर जो सार्वजनिक जगह होती थी, सरकारी जो जगह होती थी, वहाँ चौकों पर इसको लगाया जाता था और इसकी छवि सिक्कों तथा डाक टिकटों पर भी अंकित की जाने लगी थी। जर्मनिया ये कुछ इस तरह से दिखती है बच्चों। ये जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी, यानी जर्मन राष्ट्र का चेहरा बनी, जिसको आप अपनी चाक्षुक यानी आंखों से, अभिव्यक्तियों से देख सकते हैं। जर्मनिया ने बलूत वृक्षों के पत्तों का मुकुट पहना है बच्चों, आप देख सकते हैं बलूत के वृक्षों का एक मुकुट है, क्योंकि जर्मन के जो लोग हैं वो इसको, बलूत के पत्तों को, बलूत के पेड़ को वीरता का प्रतीक मानते थे। अगला टॉपिक है बच्चों राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कुछ इतना हो गया बच्चों कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने देश से ऊपर किसी को मानते ही नहीं थे, और उन्होंने इस राष्ट्रवाद को धीरे धीरे करके पूरे विश्व में साम्राज्यवाद की तरह से फैला दिया। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है बच्चों जब कोई एक देश, पावरफुल देश, किसी दूसरे गरीब देश का शोषण करता है, उस पर कब्जा कर लेता है और उसके सभी संसाधनों का बच्चों अपने हितों के लिए प्रयोग करता है, जैसे कि इंग्लैंड ने किया भारत के अंदर। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का उदय होता है, यानी कि राष्ट्रवाद ही कारण बनता है साम्राज्यवाद का। 19वीं सदी के अंतिम तक राष्ट्रवाद का आदर्शवादी और उदारवादी जो चेहरा था अब वो वैसा नहीं रहा है। अब जो राष्ट्रवाद है वो सीमित लक्ष्यों वाला और संकीर्ण सिद्धांत वाला बन गया। संकीर्ण सिद्धांत होता है नैरो माइंडेड सोच बच्चों, बहुत छोटी सोच जिनकी हो जाती है। तो ऐसा अब ये विचार यूरोप के अंदर बन गया राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अब अनुदार होते चले गए, मतलब वो उदार नहीं रहे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते थे, वो अब एक दूसरे को वो नीचा दिखाते थे। वो मानते थे कि बस मेरा देश ही सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे है। और प्रमुख यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, यानी ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, साम्राज्यवाद का फैलाव किया, और जहाँ पर वो उनके अधीन जो राष्ट्र थे उनके लोगों की जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको कुचल दिया, और वहाँ पर ये इस तरह से दिखाते थे कि हम इन देशों का भला कर रहे हैं, इन देशों को कुछ सिखा रहे हैं, इनको आधुनिकता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ अपने जो उद्देश्य इनके थे उनकी पूर्ति कर रहे थे और उन देशों का ये शोषण कर रहे थे। अब एक और टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्कन क्षेत्र का संकट। ये जो बाल्कन क्षेत्र है ना बच्चों, यही वजह बना था प्रथम विश्व युद्ध की। तो यहाँ से अक्सर बाल्कन क्षेत्र का संकट आपसे पूछा जाता है। 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विविधता थी, यानी कि वहाँ का जो क्षेत्र था बच्चों वो ऊंचा नीचा, पहाड़, जंगल कुछ इस तरह से था, लेकिन वहाँ पर जातीय विविधता भी थी, यानी वहाँ के जो लोग थे वो बहुत सारी जातीय धर्मों में बटे हुए थे। जैसे आज का हम देखें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, ठीक है, सर्बिया, कुछ इस तरह से बहुत सारी जातीय धर्मों के लोग वहाँ पे रहते थे। और यहाँ के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहा जाता था बच्चों। जितने भी ये लोग बाल्कन क्षेत्र में रहते थे, अलग अलग जातियों के, धर्मों के, इनको स्लाव कहा जाता था। और इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का साम्राज्य, और जो ये ओटोमन साम्राज्य था बच्चों ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। इसको आप तुर्की साम्राज्य भी बोल सकते हैं, ओटोमन साम्राज्य भी बोल सकते हैं। तो बाल्कन के बहुत बड़े क्षेत्र पर ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था, यानी कि उसने इस पर कब्जा कर रखा था। ये जो सभी देश आप देख रहे हैं ये इसके अधीन थे, इसके गुलाम थे। अब क्योंकि यूरोप के अंदर रूमानी राष्ट्रवाद फैल गया था, यानी कि कविताओं के, कहानियों के, किताबों के जरिए सभी जो जनता थी यूरोप की वो अब स्वतंत्रता चाहती थी, अब वो अपने राष्ट्र से प्रेम करती थी, राष्ट्रवाद की भावना हर जगह फैल गई थी। और जो ये ओटोमन साम्राज्य है ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो ये भी अब धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूटने लगता है, यानी इसका भी विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब होता है बच्चों टूटना, तो ये विघटित होता चला जाता है, यानी टूटता चला जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो स्थिति थी वो काफ़ी विस्फोटक हो गई थी, यानी कि बम की तरह वहाँ पर फटने वाली एक स्थिति वहाँ पर बन गई थी। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकरण और आंतरिक सुधारों में से मजबूत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसको इतनी सफलता वहाँ पे नहीं मिली। एक के बाद एक जितने भी अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी, जितने भी ये देश थे, सभी एक के बाद इसके चुंगल से निकलने चले गए और खुद को ये स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। अब होता क्या है कि बाल्कन लोगों ने अपने दावों और राष्ट्रीयता का आधार दिया था। उन्होंने बताया था
कि बहुत पुराने इतिहास के समय में देखा जाए तो ये हम सभी स्वतंत्र थे और उन्होंने उस इतिहास का इस्तेमाल किया खुद को स्वतंत्र साबित करने के लिए। अब कुछ विदेशी शक्तियों ने इनको अधीन कर लिया था अपने, नहीं तो ये स्वतंत्र हुआ करते थे। कुछ इस तरह की ये बातें करने लगे, इस तरह से ये साबित करने लगे कि हम तो पहले स्वतंत्र थे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय की, यानी कि वो बताने लगे कि हम तो स्वतंत्र थे और स्वतंत्रता के लिए कोशिश करने लगे, तो बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव बन गए, क्योंकि इतनी जातीय समूह के लोग वहाँ पर रहते थे, जिसके कारण टकराव होना स्वाभाविक था। और हर राज्य अधिक से अधिक इलाका हथियाने की कोशिश कर रहा था। हर कोई चाहता था कि उसको बाल्कन में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र मिल जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा राजपाट हासिल कर ले। और ये जो परिस्थितियाँ थी, ये जो स्थितियाँ थी, बहुत ज़्यादा जटिल मुश्किल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अब जो यूरोपीय बड़ी शक्तियाँ थी ना, जैसे जर्मनी, रूस, यूरोप, ये जो बाल्कन क्षेत्र में ये भी आ गए थे और ये भी चाहते थे कि इनके क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा किया जाए और अपनी शक्तियाँ यहाँ मजबूत की जाए, यहाँ पर मजबूत पकड़ की जाए। क्योंकि देखा जाए तो पॉलिटिकल ये क्षेत्र था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ बहती थी, समुद्री रास्ते थे जो व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी थे, तो इसीलिए रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी ये सभी भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो बाल्कन का ये हथिया ले, और इससे इलाके में युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पे घटना होती है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को बच्चों बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले एक स्लाव ने, एक राष्ट्रवादी ने ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार को मार दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने इन क्षेत्रों पर हमला कर दिया और धीरे धीरे करके ये विश्व युद्ध का रूप ले लेता है 1914 में। साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविपदा की ओर यूरोप को ले गया। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसी को कहा गया है महाविपदा। लेकिन इसी बीच विश्व के अनेक देशों में जिनका यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, यानी कि एशिया के बहुत सारे देश हो गए, अफ्रीका के बहुत सारे देश हो गए, जिस पर यूरोप के शक्तिशाली देशों ने कब्जा कर रखा था, उनको अपने उपनिवेश बना रखा था। तो इस समय होता क्या है कि ये जो उपनिवेश बना रखे थे ये भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और साम्राज्यवादी जो प्रभुत्व था उसका विरोध करते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये भी स्वतंत्र रहें और जो यूरोप के देश हैं वो वापस अपने देशों में लौट जाएं। ये सभी इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि ये स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए इनको राष्ट्रवादी कहा जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो देश है वो स्वतंत्र हो जाए और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो। एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित होकर ये सब ऐसा कर रहे थे। यूरोपीय राष्ट्रवाद का विचार कहीं और हूबहू नहीं दोहराया गया और हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर दिया, यानी कि दुनिया के जितने भी क्षेत्र थे सभी जगह सभी लोग चाहते थे कि उनका जो राष्ट्र है वो स्वतंत्र हो, विकसित हो और किसी और का उन पर कब्जा ना हो। परंतु यह धारणा कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित होना चाहिए यह स्वाभाविक और सार्वभौम मान ली गई, यानी कि सभी लोग चाहते थे कि हमारा जो राष्ट्र हो वो स्वतंत्र हो। आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने किए हैं इस क्लास में। आगे भी इसी तरह के खास चैप्टर के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू।